भर के तमाम करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप ही के दोस्त तारक मेहता का, और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मेरे साथ मिलके कहना चाहते हैं, तो मिलके कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। दोस्तों देखिए ना, मेरी बेताबी भी, मेरी बेसब्री भी कि मैं मेहमान बन के आपके घरों में आ ही जाता हूं। मेहमान क्या खूबसूरत लफ्ज है। हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता का स्वरूप होता है, लेकिन कुछ लोग लिटरल मीनिंग के अंदर ही उसका प्रयोग करते हैं। अतिथि यानी जिसके आने की तो कोई तारीख हो लेकिन जाने की कोई तारीख नहीं हो। अतिथि घर में आता है तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे रूलिंग पार्टी में कोई विपक्ष का सदस्य आ गया हो। विपक्ष के सदस्य से मुझे याद आया, मेरी भी एक सदस्य है जो अक्सर मेरे विपक्ष में रहती है। आइए मैं बुलाता हूं उन्हें, जो मेरे वामांग नहीं लेकिन दक्षिणांग रहती हैं। मैं अंजलि तारक मेहता आपके अपने शो में आपका स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आज हम बात कर रहे हैं मेहमानों की, अतिथियों की। तुमने कभी जीवन में किसी को अतिथि बनाया है? मैं काफी लोगों की वहाँ अतिथि बन के जाती हूँ। अच्छा, जाती हूँ। वो वापस भेज भी देते हैं? आनंद। जी जी, सानंद। लेकिन हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का मतलब ये है कि अतिथि जो भी आएगा वो कुछ दे के जाएगा। अतिथि आएंगे और कुछ देंगे। जो हमारे आज के अतिथि हैं वो देंगे हंसी, हमारे आज के अतिथि देंगे कविताएं, और हम उन्हें देंगे तालियां। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। जंगल में घूमने जाओ मोड़ ढंगे नहीं, सत्ता के गलियानों में ढोल ढंगे नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोड़ ढंगे नहीं है, अरे पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंगे नहीं है। दूसरे नंबर के दोस्त को फोन लगाया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। वो बोला आजा, मैं तो पहले ही जा रहा हूँ। मेहमान का मेहमान, बड़ा मजा आएगा इस खेल में। मैं सरकारी मेहमान बनकर जा रहा हूँ 7 साल के लिए जेल में। कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे डाला, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटादार हो गया। अरे संसद मुल्क की सबसे ऊंची शान, उसमें लुटेरे बैठ गए शैतान। क्या बात है। हो बेईमान तुम, नादान हम, हैवान तुम, इंसान हम, तुअर की दाल नरम नहीं, शक्कर के भाव भी कम नहीं। भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले। क्या बात है। हमारे 3 साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ अजमेर राजस्थान के रास बिहारी गौड़ हैं, जो न जाने किस निगाह से मुझे देख रहे हैं। क्या है, मैं सही जगह नहीं घूर पा रहा हूँ इसलिए। ऐसा ही शो में भी है, मुझे सुनिए इन्हें देखिए। और रास बिहारी के पास में जो बैठे हैं उनका मैं क्या परिचय दूं। एक ऐसे कवि जो हमारे हास्य व्यंग के कवियों में बड़ा ही प्रतिष्ठित नाम है, श्री गोविंद व्यास। और हमारे तीसरे मेहमान कवि अद्भुत हैं और स्वयं पे हंसना जानते हैं। ये एक बार अपनी बहन के घर गए। अच्छा। हाँ, तो बहन के बच्चा उस वक्त इनसे जिद करने लगा कि मुझे चिड़ियाघर ले जाइए, बंदर दिखाइए, बंदर दिखाइए। तो इनकी बहन ने तुरंत कहा, बेटा क्या करते हो जब तुम्हारा मामा खुद घर पे आया है, और वो भी जीन्स पहन के तुम बंदर देखने चिड़ियाघर जाना चाहते हो। मतलब ये खुद पे हंसने की कला जो है, ये सिर्फ संदीप शर्मा में। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संदीप शर्मा। अपराध बोध की व्यथा मिसरे बना गई, और अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। क्या बात है भाई। और फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। और जिन्होंने ये पंक्तियां रची वो हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूं गोविंद व्यास आए और हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
जब मैं 14-15 साल का हूँगा, यूनिवर्सिटी में घुसा था, तो देखते ही मुझे वहाँ का माहौल ऐसा लगा कि कविता अपने आप फूटने लगी। और कैसी कविताएं फूटी जी। कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे डाला, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटादार हो गया। ये 45-50 वर्ष पुराना गोविंद व्यास था, लेकिन फिर ऐसा लगा प्रेम मोहब्बत और ये सब मजाक के साथ साथ कुछ आगे बढ़ना चाहिए जी। तो आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि इस देश के बारे में, परिस्थिति के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा का सुखद चित्रण किया है, दुर्दशा का सुखद चित्रण किया है कि जो चुनाव लड़ता है और लड़ने के बाद हारता है और हारने के बाद उसकी क्या सदगति होती है, उसको आप मजा लीजिएगा। जी जी। कि मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। हाँ। मुझको ऐसी उम्मीद न थी, यूं मेरी खाट खड़ी होगी। इज्जत की अर्थी निकलेगी और सूरत मरी मरी होगी। मैं खुद को जीता हुआ मान मालाएं पहले ले आया, माला पहनाने वालों को भी पैसा देकर बुलवाया। वो सब के सब अब कहते हैं हम अपनी ड्यूटी पालेंगे, तुम हार गए तो क्या है जी, हम हार गले में डालेंगे। उनके मुंह से ये सुनते ही मुझको तो लकवा मार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। एक एक वोट के लिए सुनो जेबों की खालिश की मैंने, और कल्लू मालिश वाले की घर जाकर मालिश की मैंने। पर है किस्मत की बात, कोई हथकंडा काम नहीं आया। नोटों के बदले वोटों का लेना बिल्कुल बेकार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। इलेक्शन में कितना श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है कि बरसों तक मक्खनबाजी की, तब जाकर मुझको टिकट मिली। ये टिकट नहीं थी टिकट, अरे ये आफत मुझको विकट मिली। हाथों में झंडे रखता था, झंडों में डंडे रखता था, डंडों को ठंडा करने को 200 गुंडे रखता था। अपनी मीटिंग में अपने में लड़के ले जाया करता था, अपने भाषण पर उनसे मैं ताली बजवाया करता था। पर खबर जमानत की सुनकर मैं अपनी आंखें फाड़ गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। और देखिएगा हारने के बाद क्या होता है जी। कि हमदर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। हम दर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। यह मेरी हार नहीं है जी, वे अपनी हार बताते हैं। घावों पर नमक छिड़कते हैं और मन ही मन मुस्काते हैं। मैं जान गया क्यों नेताओं के हार्ट फेल हो जाते हैं। अरे कर्जे वाले अब आएंगे, गुंडे भी मुझे निहारेंगे। यदि उनके पैसे नहीं दिए तो पटक पटक कर मारेंगे। उनकी पटकी से पहले ही मैं वेश बदल हरिद्वार गया। इलेक्शन हार गया। एक बहुत छोटी सी कविता, ये कविता हास्य की नहीं बल्कि परिहास की कविता। जी जी सुना। परिहास। इसमें हंसी नहीं आती, मुस्कुराहट पैदा होती। जी। ये मेरे जीवन की सबसे आखिरी हास्य कविता थी, क्योंकि इसके बाद मेरी शादी हो गई। इस कविता का शीर्षक है कुंवारेपन की आखिरी शाम। जी। कुंवारेपन की आखिरी शाम, तुझे मेरा सादर प्रणाम। कैसे दिलाऊं तुझे विश्वास, कल होने वाले ओलंपिक में तू पराजित होगा बेटा गोविंद व्यास। ओ मेरे पड़ोस की भाभियों, तुम्हारे मुझको बनाने के दिन गए। अरे पान वालों, तुम्हारे चूना लगाने के दिन गए। कल से मेरे हुजूर आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी। तुम दरवाजे के बाहर से लौटा दिए जाओगे और मेरी घर में छुट्टी हो जाएगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए आज की रात 3 नए दोस्तों का आविष्कार करना है। पहला साड़ी विक्रेता, दूसरा कॉस्मेटिक निर्माता, तीसरा उधार प्रदाता, फिर कल से पान की बेगम की सेवा में होगा हुक्म का गुलाम। कुंवारेपन की आखिरी शाम। क्या बात है, बहुत अच्छा। और जिन बात का जिक्र भाई ने किया था,
मैं वहाँ से आता हुआ यहाँ पर आता हूँ और एक छोटी सी शब्द की कविता है जी। उससे सुनाकर आपसे विदा लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा। एक को फ्लू, सुने, दूसरे को निमोनिया, तीसरे को अल्सर, हमको कुछ भी नहीं। क्या बात है। एक के पास नारे, दूसरे के पास हत्यारे, तीसरे के पास डूबने के लिए किनारे, हमारे पास कुछ भी नहीं। वाह वाह हमारे वाह, वाह। पास कुछ भी नहीं। एक के पास चमचे, दूसरे के पास थाली, तीसरे के पास गाली, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। एक के पास भाषण, दूसरे के पास राशन, तीसरे के पास शीर्षासन, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्योंकि हम जनता हैं। हाँ, जनता के पास जो होना चाहिए वो सब हमारे पास है। हमारे पास जवान भूख है, हमारे पास बूढ़ा इतिहास है, वाह, वाह। हमारे पास काला भविष्य है, हमारे पास कीचड़ में सनी हुई सभ्यता है, हमारे पास आस्तीन से लिपटा हुआ पड़ोसी देश है, हमारे पास जिंदगी भर का कलेश है, आहा। क्योंकि हम जनता हैं। भाई वाह 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 भाई, क्या बात है। भाई सारी दुनिया के पास बहुत कुछ हो सकता है, उनके पास तरक्की है, उनके पास तकनीकें हैं, उनके पास शायद दुनिया में बहुत सम्मान है, लेकिन हमें खुशी है, हमारे पास सब कुछ है क्योंकि हमारे पास आप जैसा मेहमान है। भाई क्या बात है। 50 साल बाद भी ये जो तेवर है वो वैसे ही है। तब एक शेर, सिर्फ एक शेर याद आता है कि मियाँ मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं सिर्फ आपके लिए कहना चाहता हूँ कि मियाँ मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। कई बार जो कस्बाई कवि सम्मेलन होते हैं उसमें बड़ा कमाल का काम होता है। जो शुरुआत में जो अनाउंसर आता है वो बड़ी कमाल की बातें करता है। वहाँ कह रहा है देखो भैया अपने सब कवि आ गए, नहीं इन सब का पेमेंट भी हो गया है, तो अब ज्यादा मचमच होने वाली नहीं है, तो अब अपन महफिल रोशनदान करते हैं। हाँ, इसमें अपने पहले जो सबसे पहला कवि आया वो जोरदार है। कौन सा? ये जो कोने में बैठा है ना, ये मस्त जीन्स वीन्स पहन के, ये बहुत मस्त कवि है। पिछली बार इसने 1500 रुपए लिए थे, बहुत मजा दिया था। तो इस बार इसने बोला मेरे को 1700 देना, तो अपन भी तैयार हो गए 200 रुपए एक्स्ट्रा के लिए। भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा में जब चीज अच्छी मिल रही है तो अपन का वो कंजूसी करे, तो बुलाते हैं संदीप शर्मा, जरा जोरदार तालियां बजाइए। मेरे रेट को राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया 2 शून्य कम करके। बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां जोर से नहीं बजाते उनके कर दिया करता हूँ। बजाओ 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 बजाओ, जोर से बजाओ। जितने डरपोक थे उनने सबने बजा दिया। 21वीं सदी की बहुत बड़ी विसंगति है भाई साहब, हम लोग सब जल्दी में रहते हैं। आपको जो मिलेगा जल्दी में मिलेगा। वो एक व्यक्ति आ रहा था इधर से, दाएं हाथ से साइकिल से, इधर जा रहा बाएं हाथ की तरफ। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे इधर कहाँ जा रहा है तू? बाएं हाथ की तरफ, तुझे तो इधर जाना है दाएं हाथ की तरफ। बोले भाई साहब बहुत जल्दी में, वो हैंडल ही मोड़ने का टाइम नहीं है। जल्दी में अपने उद्देश्य भूल गए, लक्ष्य भूल गए, सिर्फ भागना याद रह गया। असम में कवि सम्मेलन में जा रहे थे, वो जोरहाट के पास कहीं एसी में अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी में। मैं ऊपर कोई स्टेशन आया, वो एक आदमी जा रहा जल्दी में, मैंने उससे ऊपर से पूछा ना भाई साहब कौन सा स्टेशन आया यार? वो झांका खिड़की के बाहर, बोले पुरुष प्रसाधन। तो आइए मैं जल्दी में आपको एक मेरी प्रसिद्ध कविता सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है ढंग की नहीं है। अच्छा, डंकी नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या करें, सारा देश कह रहा है डंकी नहीं है। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है। हाँ, मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है, मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं है, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है, एक भी राजनीतिक पार्टी के हथकंडे ढंग के नहीं है, टेस्ट में जब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है? बहुत अच्छे। जंगल में घूमने जाओ मोर ढंग के नहीं है। हाँ, सत्ता के गलियानों में ढोल ढंग के नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोड़ ढंग के नहीं है। अरे पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं है। लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं हैं। दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुशियां तो खुशियां गम ढंग के नहीं है, पर किस किस के नाम से रोए यार, हम ढंग के नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है, पर घर जाके मत कहना
संदीप शर्मा धार वाले की रचना ढंग की नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो संदीप शर्मा, सारी महफिल में खत्म हो गई, हर आदमी की तन्हाई है और इन्होंने जम के तालियां बजाई हैं और ये तालियां ये कह रही है कि तुमने ढंग की कविता सुनाई है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया संदीप। और आपकी इस कविता के बाद मैं बुलाना चाहता हूं उस रचनाकार को जो रास बिहारी है, रास बिहारी गौड़, जो अजमेर से हमारे बीच में आते हैं, ख्वाजा साहब की नगरी से और पुष्कर से, जो दो तहजीबों का संगम है वो लेके आते हैं और उनकी कविता में भी हमेशा हास्य और व्यंग का एक अद्भुत संगम बना रहता है। मैं चाहता हूँ रास बिहारी गौड़ आएं और जरा ढंग की तालियां बजाएं। मैं आपको मेहमान बनने की छोटी सी कथा सुनाता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है, आप सभी को लगता होगा, ब्राह्मण के बेटे हैं, हमें भी ब्राह्मण के बेटे हैं, मेहमान कोई बना ले। मैं अपनी कहानी, मुझे भी मेहमान बनने की जैसी और मैंने मेहमान बनने की ठानी जी। सबसे पहले मैंने 1 नंबर दोस्त को फोन लगाया, मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आ रहा हूं हर हाल में। दोस्त ने कहा आजा, मैं तो खुद रह रहा हूं ससुराल में। बहुत अच्छे। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ सास है, इन्हें भी काम वाले बंदे की तलाश है। मुझे तेरा यही अंदाज भाता है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बहुत अच्छे। दूसरे नंबर के दोस्त को फोन लगाया, मैं तेरे घर आ रहा हूं। वो बोला आजा, मैं तो पहले ही जा रहा हूं। मेहमान का मेहमान, बड़ा मजा आएगा इस खेल में। मैं सरकारी मेहमान बनकर जा रहा हूं 7 साल के लिए जेल में। वो मित्र 2 नंबर का था, उसका चरित्र 2 नंबर का था। क्या बात है। क्या बना सीन, फिर मुझे याद आया दोस्त नंबर 3। मैंने उससे तरीके से कहा, यार मेरा तेरे घर आने का मन है, भाभी और बच्चों से मिलने की इच्छा है। वो बोला आजा, बच्चों की परीक्षा है। पत्नी हनीमून मनाने मायके गई हुई है। घर में कोई नहीं है, रात की नींद दिन का चैन हराम है। मेरा भी तीर्थ यात्रा पे जाने का प्रोग्राम है। मुझे तेरे जैसा यार चाहिए, घर खाली रहेगा, घर को एक चौकीदार चाहिए। क्या बात है, वाह। फिर आखिरी में मुझे याद आया कवि संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को कहा, यार मैं तेरे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूं। बोला दोस्त और कवि में फर्क कीजिए, ये नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ साल बाद संपर्क कीजिए। बहुत अच्छे। वैसे कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है, आदमी 2 दिन का मेहमान होता है जी। तो एक शोक सभा पर भी एक मेरा मन है, जी, एक जी। कविता सुनाता हूँ। जी। जो रामलाल थे, उनका स्वर्गवास हुआ और तीये की बैठक चल रही है, उठावना जिसे कहते हैं। कई लोग बैठे हैं, बोला यार आज रामलाल जी होते तो कितने खुश होते। मैंने कहा पागल, वो होते तो अपन यहाँ क्यों होते। अच्छा, लोग वहां भी व्यास जी अपने व्यापार की बात करते हैं। एक सज्जन मेरे पास बैठे, जैसे अभी आप मेरे पास बैठे थे, बात धीरे से करने। बोला यार रामलाल जी मरे, इनको 10 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा मरने के बाद 10 लाख का फायदा कैसे हो गया। बोला कुछ नहीं, मैं बीमा एजेंट हूं, इन्होंने मुझसे बीमा कराया था, इनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, परिवार को मिलेंगे। बोला बात ये नहीं है, कल आपके घर आ जाऊं। किसी की भी मृत्यु में हमारे मन में क्या ख्याल आता है। रामलाल जी तो प्यारे हो गए राम के, जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनके 3 बेटे, तीनों बड़े काम के। हाँ, क्या बात। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बाबू, वाह। दूसरा राजनीतिक सांड बेकाबू, तीसरा पुलिस वाला, और वहां मिलेगा मंत्री जी का साला। उससे मुलाकात हो जाएगी, लगे हा तो बीबी के तबादले की बात हो जाएगी। बन जाएगा हमारा काम, आम के आम, गुठलियों के दाम। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। परिवार का मनोविज्ञान जी। जब पत्नी बोली इस शाम को तीये की बैठक में जाओगे, चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर संवेदना की बात आती है, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना, मेरी बहन कुंवारी है, लड़कों की मारा मारी है, ऐसे मौकों पर अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मौत के साए में अक्सर फरिश्ते मिलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे, 5 बजे का समय।
हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे। देखा रामलाल जी के तीनों लड़के सजे धजे ऐसे ही। रामलाल जी के तीनों बेटे सजे धजे, चमकीली चमकार ओढ़े। हमने उनको हाथ जोड़े, एक कोने में टिक गए। मन में तसल्ली हुई, चलो इनको तो दिख गए। तभी चला संवेदना का दौर, भाषणों का दौर, शोक संदेश पढ़े जाने लगे, कसीदे गढ़े जाने लगे। रामलाल जी के एक दोस्त श्यामलाल जी उनके लिए बोलने लगे, बोलकर पोल खोलने लगे। बोले मेरे दोस्त रामलाल को मौत से बड़ा लगाव था, अच्छा, मरने का बड़ा चाव था, बचपन में अंग्रेजी की टीचर पे मरता था। जवानी में जवानी की भूलों पर मरने लगा, क्या बात है, बुढ़ापे में उसूलों पर मरने लगा, वाह। और परसों फाइनली मर गया। लोग जिंदगी से डरते हैं, वो मरकर मौत को अमर कर गए। वाह वाह वाह, बहुत। समाज के माध्यम से राजनीति पर व्यंग। एक नेताजी तो भावनाओं में बह गए, बहते बहते कह गए रामलाल जी का सम्मान घटने नहीं देंगे। मर गए तो क्या हुआ, वोटर लिस्ट में से उनका नाम कटने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया रास बिहारी गौड़, क्या बात है। आपने कविता कहाँ से प्रारंभ की और जिस मोड़ पे ला के छोड़ी, सचमुच संवेदनाओं का हाल यही हो गया। तब एक शायर खूब शेर कहते हैं कि एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है, एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है, जब ये सामान बहम हो तो गजल होती है। भूख, गरीबी, मुफलिसी, मरज, बुढ़ापा, औलाद, दिल को हर किस्म का गम हो तो गजल होती है। क्या बात है। वैसे एक बात बताना चाहूंगी, मारवाड़ी लोग, आप हमेशा मारवाड़ी मेहमानगिरी, मारवाड़ियों के विषय में कहते रहते हैं जी। आपके घर भी मेहमान आते होंगे तो आपको बहुत परेशानी होती होगी ना, ये खिलाओ वो खिलाओ, हाँ सा ना सा। जी नहीं, ये नहीं, मेहमान आते हैं तो परेशानी हमें क्यों? क्यों? परेशानी उसे, कैसे? जो आए, मेरे घर मेहमान आए तो मेरे पिताजी ने कहा इनके लिए कुछ लेके आ, मैं टैक्सी लेके आ गया। इससे बढ़िया मेहमान नवाजी क्या होगी बताइए। लेकिन आपने ये जो मेहमान नवाजी का नया लफ्ज हिंदी भाषा को दिया है, मेहमानगिरी, गांधीगिरी, जी जी जी, गुंडागिरी, गुंडागिरी, दादागिरी, मेहमानगिरी, मेहमानगिरी, भाई वाह वाह। अरे हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। क्या शब्द दिया है आप, नहीं हिंदी साहित्य कर रहा है आपको प्रणाम। हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी महफिल में जहां हंसने हंसाने के सिवाय कुछ भी नहीं, मुस्कुराहट बांटने के सिवाय कुछ भी नहीं। तब इतना खूबसूरत चीजों का साथ है तो फिर हम कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। वैसे एक बात बताइए जी, अपने मेहमानों के वहाँ मेहमान जाते होंगे तो क्या हाल होता होगा? कविताओं से ही पेट भरता होगा। अरे नहीं नहीं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं एक दूसरे की। जैसे रास बिहारी गए संदीप शर्मा के घर, अच्छा, जब खाना परोसने की बारी आई तो संदीप जी की पत्नी आके संदीप जी के थाली में फुलका डालने लगी। तीसरा फुलका डाला तो संदीप जी का, क्या समझती क्या है तू, 3 फुलके खाऊंगा मैं, क्या कोई जानवर हूँ? रास बिहारी जी को दीजिए। जब दाल की बारी आई तो कहने लगे इतनी दाल तू क्या समझती है, कोई सीधा साधा इंसान कभी इतनी दाल एक साथ खा सकता है? रास बिहारी को दीजिए। ऐसी बातें सुनने के बाद उन्हें तो संतुष्ट होना ही था, कविताओं की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही पेट भर गया। क्या स्टाइल है। हाँ, ये तो स्टाइल होता ही है, और कुछ कवियों में खास स्टाइल होता है अलग किस्म का। हमारे जो आज हमारे मेहमान साथ में हैं, जो उम्र में कम है लेकिन उनके पास अपना एक स्टाइल है, और स्टाइल ऐसा है कि यूं तो वो मोहब्बत की शायरी करते हैं लेकिन कभी कभी लोकगीत जनगीत भी लिख लेते हैं। चाहते हैं हम कि उन्हीं से सुने। हमारे बीच में आ रहे हैं तुराज। मेरा आप सबको बहुत बड़ा और सेहतमंद आदाब, और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। शुक्रिया।
इख्तियार मैं उन बच्चों को बता दूं जिन्हें नहीं पता, और आप भी समझ ले, इख्तियार में दिल और निगाह मतलब काबू में न रहे, जो मेरे नियंत्रण में न रहे, दिल और निगाह। और खासतौर से शेर आपकी नजर के। जी। हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद मैं हुआ हूं मगर एतबार। हाय 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 हाय, क्या बात है। एक मतलब और दो शेर। जी। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। बहुत अच्छे। उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। क्या बात है। एक मतलब और दो शेर। जी। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, वाह। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे गर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। क्या बात है। वाह वाह वाह। वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और आखिरी शेर। जी। यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। अरे वाह वाह वाह। दुराज, आप यहाँ आज आए भी, आप मुस्कुराए भी, और हम सबको मुस्कुराने का सबब भी दिया। यहाँ आने के लिए, सुनाने के लिए, और हमारे चेहरों पे तबस्सुम छोड़ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अब क्या देख रही हैं आप? एक मेहमान गए, 3 मेहमान बैठे हैं। हाँ। अब और क्या है, क्यों छुपाते क्यों हैं आप हर वक्त? देखो भाई, छुपाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ इस तरह से दिखाई तो नहीं जा सकती भाई। इंतज़ार में जो मज़ा होता है वो कितना, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होता था, तुम्हें पता होता था कि तुम पास नहीं होगी, लेकिन इंतज़ार तो करती थी। बताइए ना प्लीज, मेरे इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी? कौन से हैं हमारे दूसरे मेहमान? दूसरे मेहमान मतलब? ये छुपे रुस्तम मेहमान जी। अरे तो इतनी बेताबी क्यों है? कविता सुनाने आ रहा, रिश्ता करने नहीं आ रहा है। भाई ये तो ऐसा इंतजार हुआ जैसे किसी लड़की को जब लड़का देखने आने वाला होता है तो वो दरवाजे के पास जो खिड़की बनी होती है उसका पर्दा हटा के बस राह की ओर निगाह तकती है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। लो आ गया शैलेंद्र शैलू। भाई शैलेंद्र, नॉर्मली लोग जब आते हैं तो अपना चश्मा उतार के आते हैं, आपने यहाँ आके लगाया है, भाई खास बात? सर आप हैं उल्टा चश्मा से। अच्छा। और उल्टा चश्मा के आगे सिर्फ एक ही व्यक्ति टिक सकता है, सीधा चश्मा। बहुत अच्छे। आनंद और मस्ती के मूड में रहिएगा जी। फिल्मी स्टाइल में इस देश की जनता को संदेश मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। जी सुनाए। और ये मैं क्या है कि बीच बीच में गियर भी बदलूंगा। अच्छा। ये गियर है। फर्स्ट गियर। शेलू कहे हमारी बातें अधूरी सारी, मैं सबको जानता हूँ, इनको तो है बीमारी।
शेलू कहे हमारी बातें अधूरी सारी, मैं सबको जानता हूँ इनको तो है बीमारी। अनशन पे लेके आऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता था चिता चिता चिंता था चिंता था चिता चिता चिंता था। अरे कुर्सी का रोब है, लोकर में नोटी है, भ्रष्ट मिजाज है, अक्ल से ठोटी है। सूरत मासूम है, नीयत में खोटी है, कुर्ता सफेद और ढीला लंगोटी है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। और 2014 में कांटे की हो टक्कर, सांसद न कोई आए, बिगड़ा हुआ कैरेक्टर अनशन पे लेके आऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता था चिता चिता चिंता था। ये गियर ऐसे बदलता है जैसे इंजन फंस गया हो। ऐसा है कि मेरे इंजन में ऑयल अच्छी कंपनी का है। अगला गियर बदलता हूँ जी। अरे भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले। कभी नशेड़ों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले। इनमें तो अब कोई दम नहीं, अब इनके भरोसे हम नहीं। भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले। अरे बातों के बदले वोटों से लो काम, वरना देश को कर देंगे बदनाम। क्या बात है? अरे संसद मुल्क की सबसे ऊंची शान, उसमें लुटेरे बैठ गए शैतान। क्या बात है? हो बेईमान तुम, नादानी हम, हैवान तुम, इंसानी हम। तुअर की दाल नरम नहीं, शक्कर के भाव भी कम नहीं। भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जब तुम कविताएं पढ़ रहे थे, मैं जानता हूं गोविंद व्यास जी के मन में उस वक्त क्या चल रहा था। गोविंद जी, ये जो सेगमेंट है, इसमें हम उस एक व्यक्ति को बुला के एक स्मृति चिन्ह, एक प्रतीक चिन्ह देना चाहते हैं, जिसका अंदाज, जिसकी विधा चाहे जो हो, लेकिन उसमें भरपूर संभावनाएं हो। क्योंकि शैलेंद्र शैलू में संभावनाएं है। अगर हम उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे तो आज वो जो लिख रहा है उससे कहीं बेहतर लिखेगा, उससे कहीं बेहतर बनेगा। तो हम शैलेंद्र शैलू को आज इस मंच पे एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, हमारे छुपे रुस्तम के रूप में। जोरदार स्वागत करें हम शैलेंद्र शैलू। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भ्रष्ट नेताओं का हो काम तमाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। भाई क्या बात है, आज हम आपके घरों में मेहमान बनकर सिर्फ आए नहीं हैं हंसाने के लिए, लेकिन साथ में कुछ ऐसे मेहमान भी लेकर आए हैं जो आपको दे रहे हैं सिर्फ हंसी ही नहीं, साथ में संदेश भी, उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मेहमानों की बात चल रही है तो मेहमान नवाजी का मौका हमको भी दीजिए। आप भी कभी हमारे घर आइए। अरे आप घर की बात कर रही हैं, आप दिल में बुलाइए। जब आना ही है तो आदमी घर आके क्या करेगा। फिर हम आपको देते हैं मेहमान नवाजी का मौका, लेकिन इस वक्त हम मेहमान नवाजी करना चाहते हैं हमारे उन कवियों की जो यहाँ नहीं है लेकिन कहीं कहीं है। उनके भीतर एक कवि, हमारे देश का आम व्यक्ति जब कविता करता है तो क्या करता है, जरा देखते हैं। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिला तो रोने लगी। कंडक्टर बोला बैठ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तुझे पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तेरे प्यार में जीऊँगा, तेरे प्यार में मरूँगा। फिर भी तू ना मिली तो कोई गम नहीं, ये फार्मूला मैं किसी दूसरी पे ट्राई करूँगा। मच्छर ने जो काटा वो उसका जुनून था, चाकर भी नहीं मार पाया उसको, क्योंकि उसकी रगों में मेरा ही खून था। तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जैसा दोस्त खोने भी नहीं देंगे। रोज शराफत से SMS क्या करो, वरना एक कान के नीचे देंगे और रोने भी नहीं देंगे।
किसी एक कवि ने बहुत खूबसूरत लफ्जों में कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार। क्या बात है। और हमारे बीच में एक ऐसे कवि उपस्थित हैं जिन्होंने कई वर्षों तक और कई वर्षों से अपनी काव्य यात्रा में हजारों लाखों करोड़ों दर्शकों को सिर्फ कविता ही नहीं सुनाई, अपनी छाप छोड़ी। दास बिहारी गौड़ और संदीप शर्मा जिस ज़माने में बचपन में स्कूल जाया करते होंगे और कविता का कीड़ा उनमें पहली बार पनपा होगा, तब उन्होंने निश्चित तौर पे गोविंद व्यास जी की कविताएं सुनी होंगी। और आज गोविंद व्यास जी इस मंच पे उपस्थित हैं और हम लोग आज इस वाहवा क्या बात है कि मंच पे आपको सम्मानित करके हिंदी कविता का सम्मान करना चाहते हैं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें गोविंद व्यास जी। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। हमारी एक परंपरा है कि जब भी हम किसी कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं, उसके परिवार का, उसका कोई प्रियजन यहाँ उपस्थित होता है। गोविंद व्यास जी की पत्नी अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पाई, तब इन्होंने कहा कि मेरा सहायक, मेरा निजी सहायक, मेरा पीए जो पिछले 17-18 वर्षों से मेरे साथ है, वो मेरे लिए मेरा परिवार ही है। हम गोविंद व्यास जी के सहायक श्री मीनलाल, जिसे गोविंद व्यास जी प्यार से रामू कहते हैं, उसे यहाँ बुलाएं। गोविंद जी एक बार इतने अस्वस्थ हुए थे कि उन्हें पक्षाघात हो गया था और पैरालिसिस हो गया था और उस वक्त अपनी सारी याददाश्त वो खो बैठे थे। तब रामू ही था जिन्होंने फिर से इन्हें क ख ग 1 2 3 की गिनती सुनाई और सिखाई और याददाश्त लौटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या बात है। तो रामू, आप क्या कहना चाहते हैं अपने सर के बारे में? ये तो मेरे सब कुछ गुरु है, पिताजी है, सब कुछ मेरे है। जो भी शिक्षा है इन्होंने दिया मुझे, जो भी इस लायक बना है इन्होंने बनाया मुझे आज। क्या बात है रामू, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते शकील जमाली साहब के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन फिर उसको समझाया जा सकता है, और सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। तो हम दिल के खालीपन को भरने के लिए आएंगे, आपको कविताएं सुनाएंगे और आप हमारे साथ यही कहेंगे।